नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सबका इतना सारा प्यार देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है कि आप सब मेरी इन कोशिशों को कितना दिल से सराहते हैं। लेकिन आप सबके साथ मेरी एक शिकायत ज़रूर है, जो कि तब तक रहेगी जब तक आप सब मेरी बात को नहीं मानेंगे। प्लीज़ आप एक लाइक और एक शेयर करना क्यों भूल जाते हैं? मेरी इतनी मेहनत को इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ। तो प्लीज़ आप सब से मैं ये रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर करती हूँ कि प्लीज़ 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 आप सब इन कहानियों को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारा ये छोटा सा परिवार जल्दी से जल्दी एक बड़ा परिवार बन जाए। तो मेरे इन कुछ दोस्तों के नाम हैं जो कि बहुत ख़ास हैं। अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, सनी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, संदीप जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, उसके अलावा रवि जी और जो भी दोस्त हैं। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे दिल के कम करीब हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनने के बाद आप सबको ये एहसास होगा कि कैसे लोग जब अपनी इंसानियत को दरकिनार कर देते हैं तो वो चीज़ कभी कभी उनके ऊपर भारी भी पड़ती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जो कि हरा भरा खुशहाल गांव था। खुशहाल, मैं शायद ये गलत कह रही हूँ। हाँ, लेकिन देखने के लिए तो वो गांव खुशहाल ही था। अब खुशहाल था या नहीं, ये आप कहानी सुनने के बाद खुद तय कीजिएगा। उस गांव में जिनकी सबसे ज़्यादा चलती थी, वो एक ऐसा परिवार था जो कि कह सकते हैं कि उस गांव के शुरुआती दौर से उस गांव के सारे लोगों पर अपना हुक्म चलाता आ रहा था। तो अगर मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करूं तो वो गांव था एक ज़मींदार परिवार के अंदर दबा हुआ गांव, जिस परिवार में 4 बड़े बेटे थे। आज भी उनके माता पिता जिंदा थे। पिता ने अपने वक्त में जिस तरीके से ज़मींदारी की जाती है, हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं भी उसी तरीके की बात कर रही हूँ जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है। और उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले उनके ये 4 बेटे, वो अपने पिता से भी 10 कदम आगे थे। उन्होंने गांव में जो हालत कर रखी थी लोगों की, हर कोई उनके कर्ज के नीचे दबा हुआ, झुका हुआ, सबकी कमर कर्ज चुकाते चुकाते टूट चुकी थी। लेकिन वो कर्ज ऐसा होता था जो शुरू तो हो जाता था, लेकिन ख़त्म शायद किसी के मौत के साथ भी नहीं होता था। और ऐसे ही उसी गांव में एक ऐसा परिवार था जिस परिवार में सिर्फ माता पिता और उनकी एक प्यारी सी लाडली सी लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत बेटी थी। माँ कुछ वक्त पहले ही बीमारी के वजह से, पैसे और इलाज दोनों ना होने की वजह से उनके प्राण चले गए। अब घर में सिर्फ पिता और बेटी ही बचे थे। पिता बड़े जतन से अपनी बेटी को रखे हुए थे, या फिर अगर मैं यूं कहूँ
तो वो अपनी बेटी को छुपाए हुए थे। अपनी बेटी को जवान होने तक उन्होंने गांव में ज़्यादातर, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी तक के सामने ज़्यादा बार नहीं लाया। ये करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब बाप अकेले था जिसको अपनी बेटी को संभालना था और बाइज्जत उसके परिवार ससुराल जहाँ भी शादी करता वहाँ विदा करना था। तो ये उस गांव में रहते हुए एक बहुत बड़ा काम था। माँ अब जा चुकी थी और माँ के ही इलाज के वक्त पैसों के इंतज़ाम के लिए पिता ने एक गलती कर दी कि उन्होंने उन्हीं ज़मींदार लोगों से कर्जा लिया और उस एक कर्जे के बदले माँ तो नहीं बची, लेकिन माँ, जो कि उनकी ज़मीन भी होती है उनके लिए, और वही ज़मीन हाथ से जा चुकी थी। उसके अलावा सर पर इतना कर्जा चढ़ चुका था, शायद ही वो कर्जा कभी उतरने वाला था। लेकिन उस कर्जे को उतारने के उम्मीद में बेचारे पिता उन्हीं ज़मींदारों के खेतों में, या फिर यूं कहूँ कि जो ज़मीन उनसे ज़बरदस्ती और धोखाधड़ी करके छीन ले गई थी, उसी ज़मीन में काम किया करते थे। वो भी रोज़ के मज़दूरी के तौर पर, जिन्हें रोज़ की मज़दूरी के नाम पर ऐसे चिल्लर थमाए जाते थे जिनसे किसी वक्त ढंग का पेट भर के खाना मिलता और किसी वक्त नहीं। लेकिन उन्हें इस बात से अभी तक कोई शिकायत नहीं थी। वो भी बाकी के गांव वालों की ही तरह चुप्पी साधे हुए थे और इतनी ज़्यादा उन सब के ऊपर सख्ती की जाती थी कि जो कर्जा आपके ऊपर है वही कर्जा आपको चुकाने के लिए आपकी ही ज़मीन पर काम करना है। लेकिन गलती से भी अगर किसी दिन आपकी तबीयत खराब हुई या अगर आप किसी भी रीज़न से मजदूरी करने नहीं आए, तो जो कर्ज या जो आपको रोज़ के चिल्लर मिलते थे वो चिल्लर तो नहीं मिलेंगे, उसके अलावा आपका कर्ज लगभग 2 गुना आपके ऊपर बढ़ जाएगा। इसी जुल्म की वजह से लोग ना चाहते हुए भी अपने अपने खेतों में मजदूर बनकर काम कर रहे थे और यही हाल पूरे के पूरे गांव का था। अब वो लोग काम जैसे करते थे वैसा सब कुछ चल रहा था। एक दिन अचानक ये लड़की, जिसका नाम था रूपा, उसके पिता अचानक से इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि उनकी हालत ही नहीं थी कि वो खटिए से उठ भी पाए। वो किसी हालत में नहीं थे। बेटी ने साफ साफ मना किया अपने पिता को कि पिताजी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपके बदले काम पर चली जाऊंगी। लेकिन पिता उन राक्षसों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि अगर गलती से भी उनकी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बेटी पर उन जालिमों की नज़र गई तो फिर शायद उनकी बेटी भी गई। उन्होंने साफ साफ अपनी बेटी को मना किया, नहीं बेटा, तुम्हें जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आज भर की रोटी एक वक्त की हो जाए इतनी तो है, तो आज काम रहने ही दो। इस पर बेटी ने तुरंत अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वैसे भी आप एक दिन अगर काम पर नहीं जाएंगे, पैसे की तो बात छोड़ दो, जो कर्ज इन लोगों ने हम पर चढ़ा कर रखा है, आपको पता है ना, वो कर्ज ये 2 गुना कर देते हैं। तो ऐसे में मैं कैसे ना जाऊं काम पर? और आपकी ऐसी बिल्कुल हालत नहीं है। आप तो खाट पर भी उठकर बैठने के लायक नहीं हैं और मैं ऐसे में आपको काम पर जाने दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख लूँगी। और भी कई सारी बातें जो कि एक प्यारी और समझदार बेटी अपने पिता से ऐसे वक्त में करती, वैसी सारी बातें रूपा ने की और आखिरकार
उसने अपने पिता को मना लिया। वो खेत पर अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर चली गई। उसने अपने शरीर की बनावट को, जो कि ना दिखे, उसके लिए भी पूरा इंतजाम किया। उसने अलग तरीके से कपड़े पहने, कपड़ों के अंदर भी अलग तरीके से कपड़े बांध रखे थे शरीर पर, जिससे कि बिल्कुल ना पता चले कि ये कोई कुंवारी या छोटी उम्र की लड़की है। और वो चेहरे पर कपड़ा बांधकर खेत में काम करने लगी। इस समय जो फसल उगी हुई थी वो थी धान की फसल। और धान के फसल में, जैसा कि मुझे, आपको सबको पता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब खेत के अंदर पानी को इकट्ठा करके उस फसल को बढ़ाया जाता है। उसी फसल के बोआई का काम चल रहा था, या फिर आप उसे रोपाई का काम या फिर लगाने का काम भी कह सकते हैं, जिसमें पानी अच्छा खासा इकट्ठा होता है। और वही काम करते करते में रूपा का किसी तरीके से चेहरे पर बांधा हुआ कपड़ा गीला हो गया। और वो कपड़ा इतना ज़्यादा गीला हो गया जिसके वजह से उस कपड़े से अब रूपा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रूपा इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो सांस ठीक से ना आने की वजह से काम भी करने में असमर्थ हो गई थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय उस चेहरे पे बंधे कपड़े को उतारने के। रूपा ने ऐसा करने से पहले भी अपने तरफ से पूरा प्रिकॉशन लिया। उसने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई और ये देखा कि वहाँ कोई भी जमींदार या फिर उनके देखने वाले आसपास तो नहीं है। और जब उसने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। शायद ये उनके वहाँ से हटने का या फिर खाना पीना खाने का टाइम था। रूपा ने अपने चेहरे से वो कपड़ा हटा दिया और वो चुपचाप अपना काम करने लगी। काम करते करते में कब वो आए और कब उस बेचारी पर उन राक्षसों की नज़र पड़ी, इस बात का अंदाज़ा उसे भी नहीं लगा। शाम हो चुकी थी। शाम से अब रात हो चुकी थी। रात से अब रात गहराती जा रही थी। इधर बिस्तर पर पड़े वो बीमार, लाचार, बेसहारा पिता छटपटा रहे थे। दर्द और बीमारी से कम अपनी बेटी की चिंता में ज़्यादा। ऐसे ही हालत में, जबकि वो उठ भी नहीं सकते थे, वो जैसे तैसे उठे और उठकर वो पूरे गांव में सबसे पूछने के लिए पहुंच गए कि उनकी बेटी कहाँ है। उनकी बेटी के अलावा जो भी लोग काम कर रहे थे, सब अपने अपने घर सही सलामत वापस आ चुके थे। अब जबकि वो सारे लोग वापस आ चुके थे, तो उनकी बेटी रूपा कहाँ थी? वो पागलों की तरह हर जगह, खेत में और बाकी हर एक इंसान के घर पर जा जाकर अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया। वो बेचारा लाचार बेसहारा पिता, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो आखिरकार उसी वक्त उन जमींदारों के घर पर पहुंचा। बेचारे ने बहुत चीखा, चिल्लाया, लेकिन उसकी बात तक सुनने को कोई तैयार नहीं था। दरवाजे पर जो भी दरबान थे, उन्होंने उसे लात से, घूंसों से मार कर वहाँ से भगा दिया, ये कहकर कि मालिक सब सो चुके हैं, अभी तू अगर यहाँ तमाशा करेगा तो जान से जाएगा, निकल जा यहाँ से, जो भी पूछना है कल दिन में आना। वो बेचारा पिता इतनी बेइज्जती सहकर, लात घूंसे खाकर, थक हार कर वापस अपने घर पर आकर भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगा कि उसकी बेटी के साथ गलती से भी कोई अनहोनी ना हो गई हो। और ऐसे ही वो पूरी रात जगा रहा। अगले दिन वो फिर से
हर किसी के पास पूछने को पहुंचा। उसके अलावा उसने उन जमींदारों से भी पूछा और उन्होंने तो साफ साफ अपना पलड़ा झाड़ लिया। उन्होंने एक ही बात कही, ए, हमारे पास यही काम है क्या? हमारे गांव में 50 लोग हैं जो कि हमारे खेत में काम करते हैं और हम हर एक मजदूर को देखें, उसका नाम, उसकी शक्ल याद रखें। इतने बुरे दिन भी हमारे नहीं आए हैं। निकल जा यहाँ से। वैसे भी तू कल काम करने नहीं आया। तेरे ऊपर 2 गुना कर्जा चढ़ चुका है। हमारा दिमाग मत खराब कर। आज काम पर लग जा चुपचाप, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। लेकिन वो बेचारा बाप, वो क्या करता? इस वक्त वो अपने ऊपर चढ़ने वाले उस कर्जे के बारे में सोचता या अपनी उस बेचारी मासूम बच्ची के बारे में। वो वैसे ही चुपचाप मुंह लटकाए हुए अपने घर पर जाकर पहुंच गया और वहां वो चौखट पर बैठकर अपनी बेटी के आने का इंतज़ार करते हुए लगातार आंसू बहाता जा रहा था और उसी के साथ साथ भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की सलामती की इच्छा कर रहा था। ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत गए। 2 दिन में उस बाप की जो हालत हुई, उसने हर किसी से गालियां खाई, हर किसी से अपशब्द सुने, मार भी खाई, लेकिन वो पिता आज भी अपनी बेटी के लिए यही उम्मीद कर रहा था कि उसकी बेटी जहाँ भी है सही सलामत है और वो घर ज़रूर आएगी। 2 दिन बीतने के बाद आज तीसरे दिन उसका दरवाज़ा बंद था। अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और ये दस्तक सुनते ही पिता तुरंत आकर दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने उसकी बेटी थी। बेटी को देखते ही मानो पिता हर तकलीफ, हर दुख, सब कुछ भूल चुका था। उसने पहले तो अपनी प्यारी बेटी को गले से लगाया। गले लगाकर वो जी भर कर रोया और अपनी बेटी को बड़े प्यार से हर जगह से देख रहा था कि क्या उसकी बेटी सच में सुरक्षित है, वो सही सलामत तो है ना। उसने पता नहीं 50 बार अपनी प्यारी बच्ची से एक ही सवाल किया, बेटा तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? तू बिल्कुल ठीक है ना? तू कहाँ थी? तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी बेटा? बता मुझे। और भी जितना प्यार, जितना इंतज़ार और जितना दुख उसके अंदर था, वो सारा का सारा दुख उसने एक बार में ही अपनी बेटी के ऊपर उड़ेल दिया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल उसे खाए जा रहा था कि बेटी तू 2 दिनों तक कहाँ थी? लेकिन इस पर उसकी बेटी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब दिया, बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप ये बताइए कि आपने 2 दिनों से खाना खाया है या नहीं? पिता ने तुरंत ही अपने आँखों से बहते हुए वो आंसू पोंछे और कहा, नहीं बेटी, मैंने खाना नहीं खाया। मैं तेरे बिना कभी खाना खा सकता हूँ क्या? और ये बात सुनकर बेटी ने तुरंत ही अपने पिता को बिस्तर पर बिठा दिया और तुरंत फटाफट, जैसे हमेशा वो अपने पिता के लिए खाना बनाया करती थी, उसने खाना बनाना शुरू कर दिया और खाना बनाकर अपने हाथों से बड़े प्यार से अपने पिता को खाना और दवाई दोनों चीज़ें दी। पिता ने तुरंत कहा, बेटी घर पर तो कुछ था ही नहीं, तूने ये खाना और दवाइयाँ कहाँ से तू लेकर आई? बेटी ने कहा, बाबा मैं 2 दिनों से काम पर ही थी। तब पिता ने फिर से एक बार सवाल किया, बेटा अगर तू काम पर थी
तो मैंने तुझे इतना ढूंढा, तू मुझे मिली क्यों नहीं? बेटी ने कहा, अरे बाबा, इन जालिमों के पास मैं काम पर थोड़ी थी। मुझे तो एक दूसरे बगल के गांव में सेठ जी हैं, उनके यहाँ काम मिल गया है। मैं उन्हीं के यहाँ गई थी और उनके यहाँ पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, लेकिन उन्हें जो भी लोग चाहिए थे वो तुरंत चाहिए थे। वो रुक नहीं सकते थे, जिसके वजह से मैं आपको बताने के लिए वापस नहीं आ पाई और मैं उनके साथ उसी वक्त चली गई। आप मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं इतने पैसे लेकर आई हूँ कि अभी कुछ दिनों तक तो हमें कहीं भी ना काम करने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और। तब पिता ने कहा, नहीं बेटा, काम पर तो जाना पड़ेगा। वैसे भी उस जमींदार ने यही कहा कि तू वहाँ काम के लिए नहीं आई थी, तो हमारा कर्जा अब 2 गुना हो चुका है और 2 दिन से तो मैं भी नहीं गया। तो सोच, उसने कर्जा कितना बढ़ा दिया होगा। वो चुकाने के लिए तो मुझे काम पर जाना ही पड़ेगा। बेटी ने कोई सवाल नहीं किया और पिता चुपचाप खाना खाकर खेत पर जैसे हमेशा जाया करते थे वैसे अपने काम के लिए चले गए। पिता ने वहाँ एक दिन पूरा काम किया। अब लोगों में बातचीत शुरू हो गई कि अरे, ये हरिया ऐसा कैसे कर रहा है? इसकी तो बेटी लापता थी और अभी तक तो बड़ा रो रहा था, पीट रहा था। अब क्या हो गया? ये तो अपने आप ही काम पर आने लगा। लगता है इसे अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं है अब। फिर अगले दिन का लोग इंतज़ार कर रहे थे। हरिया वापस काम पर आया। हरिया के काम पर आते ही वहाँ बाकी के मजदूर जो अभी तक खुसफुसा रहे थे, उन्होंने अब हरिया से सामने सामने सवाल किया, क्यों रे हरिया, आज तू काम पर आ गया? क्यों, तुझे तेरी बेटी की चिंता नहीं? उसे अब नहीं ढूंढना तुझे? कल तक तो बड़ा रो पीट रहा था कि तेरी बेटी गायब हो गई है। अब क्या तेरी बेटी मिल गई तुझे जो तू काम पर आ गया? इस पर हरिया ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ, मेरी बेटी कल ही वापस आ चुकी है। ये बात सुनते ही बाकी के सारे लोग एक ही सवाल करने लगे, कहाँ थी वो 2 दिन तक? कहाँ मुंह काला करने गई थी? और इस बात को सुनकर हरिया ने अपनी बेटी के द्वारा बताई गई सारी बातें उन गांव वालों के सामने रख दी। ये सारी बातें गांव वालों ने तो चुपचाप मान ली, लेकिन वहाँ कोई ऐसा था जो इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था। और वो कौन था, ये बात आपको भी पता है। और इस बात के लिए किसी ने आगे कुछ नहीं कहा। उसके बाद हरिया की बेटी और उसकी ज़िंदगी दोनों नॉर्मल हो गई। वैसे ही काम करना और काम पर आना, घर जाना, अपनी बेटी के साथ अच्छा समय बिताना। मुश्किल से 3 दिन और बीते होंगे। उसके बाद अचानक एक दिन पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ये हड़कंप सिर्फ एक चीज़ के लिए था। जो जमींदार का सबसे बड़ा बेटा था, उसकी शादी हो चुकी थी और उसके खुद के बच्चे थे, मतलब बड़े जमींदार का पोता। वो लगभग 5 साल का था। वो घर से बाहर खेलने के लिए गया था और वो उसके बाद घर वापस आया ही नहीं। उसे पूरी अच्छे तरीके से गांव के एक एक कोने में ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और शाम तक इतना छोटा बच्चा अगर ना मिले तो घर वाले किस तरह से परेशान होते हैं, ये बात कोई उस परिवार के माता पिता से पूछे। वहाँ सबकी हालत ऐसी थी जैसे अब सबकी जान निकल जाएगी और पूरी तरीके से वो लोग
अपने नौकरों पर चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, बार बार उन्हें गंदी गंदी गालियां देकर अपने बच्चे को ढूंढ कर लाने के लिए कह रहे थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था और एक दिन ढूंढते ढूंढते निकल गया। बच्चा बिल्कुल नहीं मिला और मुश्किल से 2 दिन बीत चुके थे, वो भी बच्चे की तलाश में। लेकिन बच्चा अभी भी नहीं मिला था। उसके अलावा दूसरे बेटे का जो बच्चा था, उसकी उम्र लगभग 8 से 9 साल की थी, वो भी ऐसे ही गायब हो गया। और ऐसे ही करते करते घर के लगभग 4 लड़के, जो कि उस घर के सिर्फ 4 ही लड़के थे, वो चारों लड़के गायब हो चुके थे। अब सब लोग इस तरीके से पागल होने लगे कि उन्होंने गांव वालों पर जुल्म करना शुरू कर दिया कि ऐसे कैसे हमारे घर के बच्चे गायब हो रहे हैं और तुम लोगों में से किसी को कुछ नहीं पता है। इस बात पर सारे गांव वालों के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनमें से कोई भी इस बारे में कुछ जाने तब तो जवाब दे। और ये जुल्म लगभग 2-3 दिन और चला। उसके बाद जमींदार का जो तीसरे नंबर का बेटा था, उसने गांव में अपने बच्चे को और बाकियों को ढूंढने के लिए वो एक टोली जैसा लेकर उस गांव के जंगल में घूम रहा था। और वहाँ घूमते घूमते उसने एक ऐसी चीज़ देखी कि वो वहाँ पर जो ढूंढने गया था, उसे छोड़कर वो तुरंत भागता भागता अपने घर पर आया। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे उसकी सांसें अभी उसका साथ छोड़ देंगी, अभी उसका दम निकलने वाला था। और ऐसी हालत देखकर बाकी के सारे भाई वहाँ पहुँच गए। उन्होंने तुरंत ही उसे घेर कर पूछा, बता तुझे क्या हुआ, ऐसी तेरी हालत कैसे हो गई। तब उसने थोड़ी देर तक खुद के सांसों पर कंट्रोल किया और उसके बाद उसने जो बात बताई, उस बात को सुनकर बाकी के सारे भाइयों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्हें तो थोड़ी देर के लिए अपने खुद के भाई के बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने बताया कि उसने उसे देखा और वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, वो चमक रही थी, वो अब भी जिंदा है। और उसकी ऐसी बातें सुनकर बड़े भाई ने तुरंत ही उसके गाल पर खींचकर एक तमाचा जड़ दिया। और उसके बाद उसने कहा, ठीक ठीक बता क्या बोल रहा है। तब उसने कहा, भैया वो हरिया की बेटी, हरिया की बेटी, वो मैंने उसे अभी जंगल में देखा। वो इतनी सुंदर लग रही थी भैया, मैं आपको क्या बताऊं। उसके पूरे शरीर से लाइट निकल रही थी, मानो जैसे वो खुद अप्सरा हो। और ये बात सुनकर बड़े भाई ने तुरंत ही अपने छोटे भाई का गला पकड़ते हुए गुस्से से दांत मिसमिसाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है तू, वो जिंदा कैसे बच सकती है, हमने तो खुद उसे अपने इन्हीं हाथों से मारा था, वो भी उसके मज़े लूटकर। तू क्या सुबह सुबह दारू चढ़ा कर आया है। ये बात सुनते ही छोटे भाई ने छटपटाते हुए अपना गला छुड़ाया और गला छुड़ाकर अपने भाई से सबकी कसम खाते हुए कहने लगा, नहीं भैया मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आपकी कसम, मैं झूठ क्यों कहूँगा। और मैंने कोई नशा नहीं किया, मैंने खुद उसे अपने आँखों से देखा है, मटकती हुई हिरनी की तरह जंगल में कहीं जा रही थी। मेरा तो मन उसी समय तड़प गया, लेकिन मैं क्या करता, मुझे लगा पहले ये बात आपको बताने वाली है। और इस बात को सुनते ही बड़े भाई के आंखों में मानो फिर से
खून उतर आया हो। उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उसका हिसाब आज रात को करेंगे। अगर वो चुड़ैल सच में जिंदा बच गई है तो इसका मतलब उसी ने हमारे बच्चों को गायब किया है। हम आज रात उसके घर जाकर उसे पकड़कर उससे सारा सच एक बार में ही उगलवा लेंगे। और वो रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात होते ही वो चारों भाई अपने कुछ चेले चमचों के साथ उस लड़की के घर में पहुंच गए। वहां जब वो पहुंचे तब उन्होंने देखा उनके पिता मतलब हरिया इस तरीके से सोए हुए थे मानो जैसे उन्हें कोई होश ही ना हो। उनकी बेटी भी उनके बगल में ही लेटी हुई थी। बेटी को भी उन्होंने चुपचाप उठाया और उसके मुंह को दबाकर वो उसे जंगल में लेकर चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने उसे ज़मीन पर इस तरीके से फेंका मानो जैसे वो कोई कचरे का थैला हो, और उसे ज़मीन पर फेंक कर उसे वो गंदी गंदी गालियां देने लगे और उससे कि वो अब तक जिंदा कैसे है ये सवाल पूछने लगे। और ये सवाल पूछते ही ज़मीन पर गिरी हरिया की बेटी रूपा एक भयानक हंसी हंसने लगी। ऐसी भयानक हंसी जिससे पूरा जंगल गूंज उठा और इन सब की रूहें कांप गई। सबकी हालत ऐसी थी जैसे अब ये कहाँ भागे और कैसे भागे। नौकरों ने तो कोशिश भी की लेकिन लग रहा था जैसे सबके पांव जम चुके हैं और सब के सब वहीं खड़े रहे। तब तक रूपा उठी, उठकर खड़ी हुई और उसके बाद उसके बाल बिखर गए। उसकी आंखें मानो और बड़ी हो गईं। जो रोशनी उसके शरीर से निकल रही थी अब उस रोशनी का तेज और ज़्यादा बढ़ता गया। उसके शरीर से इस तरह की रोशनी निकल रही थी, उसके आँखों से, उसके कान से, उसके हाथों से, उसके जिस्म के एक एक अंग से ऐसी तेज रोशनी निकल रही थी कि उस रोशनी की तरफ देखना भी अब सबके लिए नामुमकिन था। और थोड़ी ही देर में उस रोशनी से वो जिसकी तरफ देखती वो वहीं खड़े खड़े जलकर राख बनकर ज़मीन पर गिरता जा रहा था। ऐसे ही करते करते उसने वहाँ खड़े 8 नौकरों को जलाकर उन चारों भाइयों के आँखों के सामने राख बना दिया। ये देखकर अब वो चारों समझ चुके थे कि ये कोई आम लड़की नहीं, ऐसी लड़की नहीं जिसका वो वापस से फ़ायदा उठा सके और उसे मार सके। इतना देखने के बाद वो चारों अपने कदम धीरे धीरे पीछे खींचना चाहते थे, लेकिन तब तक रूपा ने वैसे ही हवा में उड़ते उड़ते अपने हाथ सबसे छोटे भाई की तरफ बढ़ाए और उसे एक झटके में खींचकर अपने तरफ लाया और दांतों से उसके गर्दन को पकड़ा और हाथों से उसके पैर को, और तुरंत ही अपने ज़बान से और अपने दांतों से काट कर उसके गले के 2 टुकड़े कर दिए। बहते हुए खून को तुरंत ही जीभ लगाकर करके चाट लिया और पैर को खींचकर दूसरी तरफ उखाड़ कर फेंक दिया। ये दृश्य देखकर तीनों भाई थर थर कांपने लगे। तीसरे नंबर के भाई ने तो अपने पैंट में सुसु भी कर दिया, लेकिन वो सब चाहकर भी वहाँ से हिल नहीं सकते थे।
अब ये तीनों भाई जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने गिड़गिड़ाने लगे, अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। लेकिन ये भीख क्या उन्हें मिलनी चाहिए थी? नहीं ना। इसलिए रूपा ने एक ही चीज कही, तुम सबकी जान मैं बख्श दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले यहाँ गांव में तुमने आज तक जिन जिन किसानों की ज़मीनों को हथियाया है, उन सब की ज़मीनों को तुरंत उन सबको दे दो। और ये बात सुनकर उन तीनों ने तुरंत ही हामी भर दी। उसके बाद तुरंत कागजात मंगवाए गए और सारे पेपर्स, सारे जिनकी जिनकी ज़मीनें हथियाई गई थीं, सबको सारी चीज़ें वापस करवा दी गईं। अब ना चाहते हुए भी रूपा का ये रूप पूरे गांव के सामने आ चुका था। उसके बाद रूपा ने पूरे गांव वालों से जितने भी पैसे इन लोगों ने ऐंठे थे और जो भी कर्जा इन पर चढ़वाया गया था, सब कुछ ठीक किया। और उसके बाद उसने इन तीनों भाइयों को भी एक एक करके ऐसे ही दर्दनाक मौत, खतरनाक मौत पूरे गांव वालों के सामने उन्हें दे दी। और अब उस घर का एक भी मर्द, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा, चाहे वो जवान, सबको रूपा ने वैसे ही भयानक तरीके से मार कर ख़त्म कर दिया। वहाँ उस परिवार में बची थीं तो सिर्फ औरतें और लड़कियाँ। कुछ दिनों बाद वहाँ से ये ज़मींदारी प्रथा तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद उस गांव में शांति भी आ चुकी थी। लेकिन अब उस ज़मींदार के बचे हुए परिवार की जो औरतें और लड़कियां थीं, वो जानती थीं कि अगर उनसे कभी भी ऐसी कोई गलती हो जाएगी तो शायद उनकी ज़िंदगी भी उनसे ऐसे ही रूठ जाएगी। इसके लिए उन लोगों ने भी उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके बाद वहाँ कभी किसी के ऊपर इस तरह की कोई मुसीबत नहीं आई। अब जबकि रूपा के बारे में गांव का हर एक शख्स जानता था, बूढ़ा, बच्चा, जवान, हर कोई। रूपा ने अपने पिता को यही कहा कि बाबा, मैं आपकी बेटी थी, आपकी बेटी हूँ और हमेशा आपकी ही बेटी रहूँगी, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। इस पर उसके बाबा ने उससे एक ही सवाल पूछा कि बेटा, आखिरकार तेरे साथ ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से तू ऐसी बन गई? तब रूपा ने अपनी आप बीती शुरू से लेकर आखिर तक अपने पिता को बताई। उसने बताया कि ज़मींदार लोगों ने आज तक कितने लोगों को मारा। उन्होंने हर एक गांव की लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके शरीर के साथ खेला, उन्हें नोचा और फिर वो उन्हें मार कर हमेशा एक ही पेड़ के नीचे गाड़ दिया करता था, जिसमें से गांव की कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो कि काली विद्या, तंत्र शक्ति, ऐसी चीज़ों में काफ़ी कुछ जानती थीं। और उसकी सबसे बड़ी गलती यही हुई थी कि उन लोगों ने हर एक लड़की के लाश को उसी एक पेड़ के नीचे गाड़ा था। और जो वहाँ तंत्र विद्या जानने वाली लड़कियाँ थीं, जो लगभग 8 से 10 लड़कियाँ थीं, वो लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी बात के इंतज़ार में थीं कि कब ये ज़मींदार अपनी 101 लड़की की गिनती पूरी करेंगे। मतलब वो कब 101वीं लड़की को मार के उसी पेड़ के नीचे दफनाएंगे। और वो जिस दिन ऐसा करते,
उसी दिन वो लड़कियां जो तंत्र विद्या जानती थीं और जो मर चुकी थीं, उन्होंने बाकी की भी सारी लड़कियों की आत्माओं को बांध कर एकत्रित करके उसी पेड़ के नीचे एक महाशक्ति पुंज का निर्माण कर दिया था, जिसके वजह से जो भी 101वीं लड़की होती, वो उस लड़की को मरने के तुरंत बाद जिंदा करने के लायक शक्तियां एकत्रित कर रही थीं, जिसके वजह से वो 101वीं लड़की मैं हुई। और जब इन पिशाचों ने मुझे नोच कर, खसोट कर, मेरी इज्जत को तार तार करके मुझे मार डाला और मुझे भी उसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया, तब मेरे मरने के तुरंत बाद ही उन लोगों ने मेरे अंदर वो सारी शक्तियाँ डालकर मुझे फिर से जिंदा कर दिया और मुझे अपने पास वहीं मिट्टी के अंदर 2 दिनों तक रखकर सारी बाकी की और शक्तियाँ दे दी, जिससे अब मैं इतनी ताकतवर हो चुकी हूँ कि जिसके वजह से अब इन्होंने जो एक आखिरी कोशिश की थी, जिसके बारे में आप में से किसी को नहीं पता, इन्होंने गांव के सबसे बड़े पहुँचे हुए तांत्रिक को यहाँ पर बुलाया था ताकि वो मुझे नष्ट कर सकें। उन्होंने भी अपनी सारी शक्तियाँ मुझ पर आजमा कर देख ली, लेकिन उन्होंने अभी तक के अपने उम्र में जितनी भी शक्तियाँ अर्जित की थीं, वो मेरे सामने एक बच्चे के खिलौने मात्र से ज़्यादा नहीं थी। आखिरकार एक पूरे दिन तक उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को आजमा कर मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और तो और वो ये जान चुके थे कि अगर मैं चाह लूँ तो एक क्षण में ही उनको भी नष्ट कर सकती हूँ। और इन ज़मींदारों की सच्चाई को जानने के बाद उनको ये पता चल गया कि ये इन्हीं ज़मींदारों के कर्मों का फल है, तो वो कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहते थे और किसी गलत के चक्कर में अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। इसलिए वो इनका साथ ना देकर इन्हें छोड़कर चले गए। और अब इन सब को पता है कि मेरे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं। मेरे अंदर शायद इतनी शक्ति है बाबा कि मैं जो भी आपके हिसाब से इस पूरी दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में असंभव कार्य हैं, मैं उन सबको कर सकती हूँ। अगर मैं सही शब्दों में अपना बखान करूँ तो वो होगा कि मैं हूँ एक महाडायन और मैं अब इस गांव में आपके साथ नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े, आप मुझे सिर्फ आँख बंद करके एक बार दिल से याद कीजिएगा, मैं आपके पास उसी क्षण पहुंच जाऊंगी। और इतना कहकर रूपा अपने पिता से विदा लेकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस गांव में किसी बेकसूर को किसी तरह की कोई भी हानि पहुंचाता है तो उसकी मदद के लिए आज भी रूपा आती है। तो आप भी याद रखिएगा, किसी बेकसूर पर कोई अत्याचार करने से पहले। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर। आपका अपना
डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।